वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्राचीन संस्थान दीपिका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपिका क्लासेस मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित एवं प्राचीन संस्थाओं में से है, जिनकी स्थापना स्वर्गीय पूजनीय हरदीप सिंह जी आनंद जी ने की थी और जिस उद्देश्य से संस्था को उन्होंने स्टार्ट किया था, आज उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए यह संस्थान निरंतर प्रगति के रास्ते पर है। उसी के अंतर्गत भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय नदी तंत्र के अंतर्गत आज मैं आपके सामने गंगा नदी तंत्र लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सारी जितनी भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी मैप में और इसी टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय नदी तंत्र जो है, इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है उत्तरी भारत की नदियां या हिमालयन नदियां और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां यानी दक्षिण भारत की नदियां। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, उत्तर भारत की नदियां अर्थात ऐसी रिवर या ऐसी नदियां जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं, या उन्हीं को हम हिमालयन रिवर के नाम से जानते हैं। हिमालयन रिवर से तात्पर्य है कि जिनका उद्गम ग्लेशियर, हिमानी या हिमनद के पिघलने से होता है, ऐसी नदियों को हम उत्तर भारत की नदियां या हिमालयन नदियां कहते हैं। दूसरी नदियां हैं जो अध्ययन की दृष्टि से हमने बांटा है, प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत का दक्षिण भारत वाला जो भाग है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं और इसको पेनिनसुला एरिया भी कहा जाता है। अर्थात ऐसी नदियां जो दक्षिण भारत में प्रवाहित होती हैं, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होती हैं, इन नदियों को हम प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है उत्तर भारत की नदियां या हिमालयन नदियों से तात्पर्य है कि पहली चीज तो यह है कि हमें यह समझना आवश्यक है कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में क्या डिफरेंस है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन नदियां या उत्तर भारत की नदियां। ये सारी नदियां, जैसे कि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम है वो ग्लेशियरों के पिघलने से होता है। अर्थात यह नदियां अपनी युवावस्था में हैं। यह नदियां युवावस्था में हैं अर्थात इनका प्रवाह काफ़ी तीव्र होगा, क्योंकि ये नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां चूंकि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट था, अतः यह नदियां अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर रही हैं। ज़्यादा लंबी रिवर नहीं है यहाँ पर। उत्तर भारत की जो नदियां हैं ये विशर्पाकार आकार में चलती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह होता है, ये युवावस्था में होती हैं। उत्तर भारत की नदियों को समझने के लिए इनको 3 तंत्रों में अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला है उत्तर भारत के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों तंत्रों में से आज हम गंगा नदी तंत्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, कौन कौन से डैम इन पर बने हुए हैं, कौन कौन से नगर इनके किनारे बसे हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं आज उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र जो है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा, गंगा नदी तंत्र अर्थात गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जो गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती हैं, ये कंप्लीट रूप से एक सिस्टम, एक तंत्र बनता है जिसे हम गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो गंगा नदी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक तीनों ही तरह से यह नदी महत्वपूर्ण है। इसकी धार्मिक आस्था के कारण आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं इनको स्वच्छ करने के लिए। गंगा रिवर को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को एक जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया है। गंगा नदी जो है ये सेल्फ प्यूरिफायर रिवर है, अर्थात स्वतः शुद्ध होने वाली नदी। इससे तात्पर्य यह है कि गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है जो इसमें पाई जाने वाली गंदगी को खा लेता है। परंतु अभी काफ़ी गंभीर विषय है कि यह रिवर जो है गंगा नदी को काफ़ी प्रदूषित किया जा रहा था। जो फैक्ट्रीज थी, इन फैक्ट्रीज का सारा केमिकल नालों के माध्यम से इस नदी में मिलाया जा रहा था। तो धीरे धीरे ये केमिकल के कारण बैक्टीरियोफेज जीवाणु जो थे ये भी खत्म होने लगे थे। इस कारण से गंगा नदी जो है यह नदी प्रदूषित होने लगी थी।
आपने देखा होगा गंगा नदी का पानी जो होता है, इसको आप लंबे समय तक भी रखें तो ये खराब नहीं होता। उसका रीजन यही है कि इसमें बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है। अब गंगा नदी के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदियों में से है, जिसकी लेंथ की यदि हम बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि हम राज्यों की बात करेंगे तो ये सारा आपको मैप में भी दिख जाएगा कि ये 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। नंबर 1 उत्तराखंड में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में बिहार, कुछ पार्ट इसका झारखंड में भी है, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल। झारखंड क्षेत्र के यदि बात करेंगे तो साहेबगंज एरिया यानी बॉर्डर से यह नदी जो है प्रवाहित होती है। अतः कुछ स्रोतों में 4 राज्य बताए गए हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब दूसरी चीज होती है, ये तो नदियों का प्रवाह है, गंगा नदी का प्रवाह है, परंतु यदि हम इसके अपवाह तंत्र की बात करेंगे, मतलब इसका कैचमेंट एरिया की बात करेंगे, जल संग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे, तो आपको पता है कि इनसे लगे हुए और भी राज्य हैं जहां पर गंगा नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम राज्यों की बात करेंगे तो गंगा नदी 15 राज्यों में अपना जल देती है। 15 राज्यों में ये नदी का कैचमेंट एरिया है। अब यदि गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है, कैसे ये नदी उत्तराखंड क्षेत्र से निकलती है ग्लेशियरों के पिघलने से और पंचप्रयाग का निर्माण करती है। पंचप्रयाग का निर्माण करने के बाद इनमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं? 2 प्रकार से होती है इनमें सहायक नदियां। एक होती है आपकी सहायक नदी, एक होती है वितरिका, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब इनकी सहायक नदियां, जो नदियां छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिक्स होती हैं, इनका जो वाटर वॉल्यूम को बढ़ाती हैं, जल के आयतन को बढ़ाती हैं, ये सहायक नदियां हैं। और यदि हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, तो यह नदी जब 2 धाराओं में विभक्त होती है तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उससे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका वितरण होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं गंगा नदी तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, इसे हम ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के इस भाग का निर्माण यूरेशियन प्लेटो से हुआ है, इसका निर्माण इंडियन प्लेटो से नहीं हुआ है। तो इस ट्रांस हिमालय की एक माउंटेन रेंज जो है, जिसे हम कैलाश के नाम से जानते हैं, ये रेंज तिब्बत क्षेत्र में है। तो ये तिब्बत क्षेत्र में, देखिए मैं मैप में नहीं बना रहा हूं, यहां आप सारी चीज़ों को देख लें, फिर हम आपको बताएंगे कि मैप में किस जगह पर ये कौन सा प्लेस है। तो इसी तिब्बत क्षेत्र में 3 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। देखिएगा हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में 3 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। पहला ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर में जगह है आपकी बंदरपूछ। हमारा जो दूसरा ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का। इस गंगोत्री ग्लेशियर में जगह है आपकी गौमुख। और तीसरा हमारा जो ग्लेशियर है, यह हमारा बद्रीनाथ वाला स्थान है। और इस बद्रीनाथ स्थान से जगह का नाम है, ग्लेशियर का नाम है सतोपथ या सतोपंथ ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर तिब्बत क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां से रिवर का ओरिजिन होता है। फिर ये रिवर मिलने के बाद में जब हमारे भारत में प्रवेश करती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसकी मुख्य धारा हम बात करते हैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है और सतोपंथ ग्लेशियर है। इन तीनों ग्लेशियर में से हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके गौमुख नामक स्थान से एक रिवर का ओरिजिन होता है। यह गंगा की मुख्य धारा कहलाती है, जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं धार्मिक जितने भी साहित्य हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो भागीरथी थे वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो उनके नाम से ही गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो है यह प्रवाहित होती है। उसके पश्चात बद्रीनाथ नामक स्थान से सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होती है। यह नदी भी प्रवाहित होकर हमारा जब उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार नामक क्षेत्र है आपका,
इस हरिद्वार में इस रिवर का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां जब हरिद्वार पहुंचती हैं और आपस में मिल जाती हैं तो एक प्रयाग का निर्माण होता है। प्रयाग एक ऐसा स्थान होता है जहां दो नदियों का संगम होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं और इनका संगम होता है, इस स्थान को, इस प्रयाग को हमने नाम दिया है देव प्रयाग। इस देव प्रयाग के अलावा देव प्रयाग बनने के पूर्व अलकनंदा नदी में 4 प्रयागों का निर्माण और होता है और यही सब मिलाकर पंच प्रयाग कहलाते हैं। पंच प्रयाग मतलब 5 नदियां आकर इन नदियों में मिल रही हैं। तो भागीरथी रिवर के अलावा अलकनंदा जो नदी है उसमें सर्वप्रथम एक रिवर आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा रिवर आकर मिलती है तो सर्वप्रथम एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में सबसे पहले मिलने वाली जो नदी है उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जब अलकनंदा रिवर में आकर मिलती है तो जिस प्रयाग का निर्माण होता है उसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात इसमें दूसरी रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। देखिएगा ये नदी नंदाकिनी है, ना कि मंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। तीसरी नदी की बात करेंगे। तीसरी रिवर इसमें आकर मिलती है तो प्रयाग का निर्माण होता है। इस नदी का नाम है पिंडार नदी या पिंडर नदी। ये पिंडर ग्लेशियर से निकलती है और ये आकर जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ जो प्रयाग का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उसके पश्चात ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ये आप देख रहे होंगे नदी के फ्लो की यदि हम दिशा देखें, इसके प्रवाह की हम दिशा देखें, ये सारी नदियां बाएं से आकर मिल रही हैं। अब दाएं से इसी बद्रीनाथ के पास से, केदारनाथ के पास से एक रिवर आकर मिलती है जो इसके राइट से मिल रही है। दाएं है, देखिए नदियां ये प्रवाहित होती है तो ये उसका ऊपरी हिस्सा है। तो यहां से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है तो यहां बनता है आपका रुद्र प्रयाग। और जब यही अलकनंदा नदी आकर हरिद्वार में आकर भागीरथी में मिलती है तो जिस प्रयाग का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं देव प्रयाग। देखिए ये पांचों प्रयाग ही पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके उद्गम से आता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा जो है भागीरथी, इसका उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और स्थान का नाम है गौमुख, उत्तरकाशी जिला है। फिर प्रयागों के बारे में पूछा जाता है कि अलकनंदा तो कॉमन नदी है, अलकनंदा में किस नदी के मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा? तो आप बताएंगे धौली गंगा। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विष्णु प्रयाग का निर्माण अलकनंदा में किस नदी के मिलने से होता है? तो नदी का नाम है धौली गंगा। इसी प्रकार नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग। पिंडार नदी जब मिलती है अलकनंदा में तो बनता है कर्ण प्रयाग। इसी प्रकार जब मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है तो बनता है रुद्र प्रयाग। और जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां हरिद्वार में आकर आपस में मिलती हैं उत्तराखंड में तो बनता है देव प्रयाग। तो ये सारे प्रयागों को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा ये तो हमने हरिद्वार में प्रवेश करने से पूर्व की स्थिति हमने देखी कि कौन कौन सी नदियां जो है इसमें आकर मिल रही हैं। प्रयागों का निर्माण ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। मैं यहां ट्रिक लिख देता हूं, धोबी नंद पी के मार। धोबी नंद पी के मार भद्द से। ठीक है, यहां देख रहे हो आप सबसे पहले धौली गंगा,
बा से कौन सा प्रयाग बन रहा है? विष्णु प्रयाग। नंद से नंदाकिनी और उसी नाम से ही बन रहा है नंद प्रयाग। पी से पिंडार रिवर, तो के से बन रहा है कर्ण प्रयाग। यहां देख रहे हो आप, यहां मिल रही है मां से मंदाकिनी नदी, बन रहा है रुद्र प्रयाग। और भा से भागीरथी इसमें आकर मिल रही है, तो दा से बन रहा है आपका देव प्रयाग। तो ये तो मैंने आपको पंच प्रयागों के बारे में बताया। अब गंगा नदी इन पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अभी आपने देखा था ये सब पहाड़ी क्षेत्र थे, यहां से फ्लो कर रही थी। अब हरिद्वार भी पहाड़ी क्षेत्र है। हरिद्वार के बाद से ये भारत में जब प्रवेश करेगी इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र इसका मैदानी क्षेत्र होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम इनके मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं कि नदी मैदानी क्षेत्रों में कैसे प्रवेश करती है, किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती है। इसको मैं रब कर देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे। देखिए उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने रिवर को यहां पर आपने देखा भागीरथी आकर मिली, यहां पर आकर देखा आपने अलकनंदा मिली। ये थी आपकी भागीरथी और ये रिवर जो थी अलकनंदा। अब जब भागीरथी और अलकनंदा मिली तो स्थान था हरिद्वार आपका, और जिस प्रयाग का निर्माण हुआ था उसे हमने बोला था देव प्रयाग। अब यहां हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करेगी, तो ये रिवर हरिद्वार से नीचे आती है और नीचे आने के बाद में अब यहां यूपी से उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा गढ़मुक्तेश्वर। उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है गढ़मुक्तेश्वर, तो इस गढ़मुक्तेश्वर से ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करेगी। अब देखिए बहुत सारी नदियां हैं, जो नदियां नदी के प्रवाह की बात करें तो बाएं साइड से और दाएं साइड से, मतलब लेफ्ट से और राइट से इनमें आकर मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नदी में बाईं ओर से प्रवाहित होकर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, इस पर आकर मिलती हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी की बात करेंगे, तो यहां पर उत्तराखंड क्षेत्र से एक रिवर आकर इसमें मिलती है। पहले इस रिवर को हम कंटिन्यू कर दें यहां तक, वेस्ट बंगाल तक। ये पश्चिम बंगाल हमने बना दिया, इस नदी को पश्चिम बंगाल में लाकर हमने स्टॉप कर दिया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिवर इसमें आकर मिलती हैं। सबसे पहले जब ये यूपी में प्रवेश करती है तो सबसे पहले इसके बाएं तट से आकर एक नदी इसमें मिलती है जो उत्तराखंड की रामगंगा पहाड़ी से निकलती है। देखिएगा रामगंगा पहाड़ी आप सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा पहाड़ी पर स्थित है, तो यहीं से ये नदी प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड से ये नदी प्रवाहित होती है और यह रिवर गंगा में आकर मिल जाती है। इसका नाम भी है रामगंगा नदी। सबसे पहले एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि गंगा की सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो। और यह रिवर कन्नौज में आकर मिलती है। रामगंगा के बाद देखिए इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, RGGKM। ये फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनका सीक्वेंस है। तो अभी पहले आर से हमने देख लिया रामगंगा, जो रामगंगा पहाड़ी से निकलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिस पहाड़ी पर है, वो ये नदी कन्नौज में आकर किसमें मिल जाती है? गंगा रिवर में मिल जाती है। दूसरी नदी की हम बात करते हैं तो दूसरी रिवर है जो कि यूपी में हमारी पड़ती है, फुलहर लेक। यहां से रिवर मिलती है और ये रिवर गाजीपुर में आकर मिल जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है बाएं तट पर जो कि जिसका उद्गम एक झील से या धरातल से होता है? तो ध्यान रखिएगा हमारी ये रिवर का नाम है गोमती नदी।
गोमती नदी उत्तर प्रदेश की फुलहर लेक जो है, इससे ये नदी का उद्गम होता है और यह नदी गाजीपुर में जाकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद तीसरी नदी है हमारी, देखिए तीसरी नदी जो है, ये नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। पहली धारा का नाम है आपका घग्गर नदी और दूसरी नदी का नाम है शारदा या काली नदी। घग्गर नदी, शारदा या काली नदी, जब ये दो धाराएं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो ये रिवर आगे बढ़ती है और जगह है आपकी बिहार में छपरा। छपरा में आकर मिल जाती है। इस रिवर का नाम है घाघरा रिवर। इस घाघरा नदी से आने वाला क्वेश्चन है कि देखिए दो तीन प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना। जो यमुना भी हम आपको बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। या ये यमुना से ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है वो यमुना नदी है, परंतु यहाँ लंबाई की बात हो रही है। यदि मैं आपसे कहूँ कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी। वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जल का जो आयतन है, क्योंकि इसमें दो नदियों का जल प्रवाहित हो रहा है और मिक्स होकर ये रिवर घाघरा नदी में कन्वर्ट हो रही है और यह नदी छपरा पर आकर किसमें मिल जाती है? गंगा रिवर में मिल जाती है। उसके पश्चात एक रिवर है जो 7 धाराओं से स्टार्ट होती है। देखिएगा, अभी हम पहले चर्चा करते हैं घाघरा नदी के बाद में गंडक रिवर की। एक रिवर और आती है जिस रिवर का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी जो है, इसकी कुछ धाराएं जो है वो नेपाल चली गई हैं और कुछ धाराएं हमारे गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ये गंडक नदी है, गंडक रिवर है। कन्नौज हो गया, गाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, उसके बाद में हमारा सोनपुर पड़ता है। तो सोनपुर में आकर ये रिवर मिल जाती है गंगा नदी में। गंडक नदी के पश्चात हम देखते हैं के से यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गोसाई थान। इस गोसाई थान से 7 धाराएं निकलती हैं और इन 7 धाराओं में से 3 धाराएं हमारे भारत में प्रवेश करती हैं। उन 3 धाराओं के मिलने से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कोसी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि उत्तरी बिहार का शोक या बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो हमारी कोसी नदी है जो गोसाई थान से 7 धाराओं के रूप में निकलती है और जिनकी 3 धारा भारत में प्रवेश करती हैं और मिक्स होने के बाद में ये रिवर कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। इस कोसी नदी को उत्तरी बिहार का शोक या बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? देखिए, ये नदी जो है अपना रास्ता परिवर्तन करने के लिए विख्यात है और इस क्षेत्र में आए दिन बाढ़ लेकर आती है, तो बहुत से क्षेत्र डूब क्षेत्र में आते हैं। इस कारण से इस रिवर को उत्तरी बिहार का या बिहार का शोक कहा जाता है। फिर ये कोसी नदी जो है ये कुर्सेला नामक स्थान पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके पश्चात हम बात करेंगे एम से, तो सबसे आखिरी नदी जो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है, बाएं तट से आकर मिलती है, जो निकलती है दार्जिलिंग से। हमारी दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और यह रिवर गोदारी घाटी में आकर मिल जाती है गंगा नदी में और रिवर का नाम है महानंदा। दार्जिलिंग से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से रिवर निकलती है और यह नदी गंगा नदी में आकर गोदारी घाटी के पास में मिल जाती है। इस रिवर का नाम है महानंदा। महानंदा से आने वाला क्वेश्चन क्या है कि गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। बाएं तट से मिलने वाली भी अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? महानंदा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फास्ट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहली चीज है कि गंगा नदी किन 2 धाराओं के मिलने से बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। हरिद्वार क्षेत्र से पहले यह पहाड़ी क्षेत्रों में
प्रवेश करती है या प्रवाहित होती है, और हरिद्वार के पश्चात यह भारत के मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले उत्तराखंड के पश्चात गढ़मुक्तेश्वर नामक जगह से यह उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रवेश करती है। उसके पश्चात सर्वप्रथम रामगंगा नदी जो है यह कन्नौज के पास इसमें आकर मिलती है। तो रामगंगा नदी से क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की सर्वप्रथम या सबसे पहले मिलने वाली या बाएं तट से मिलने वाली पहली सहायक नदी है, उसका नाम है रामगंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो बाएं तट से मिलती है, जिसका उद्गम धरातल से होता है या किसी झील से होता है, उसका नाम है गोमती रिवर, जो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर में आकर इसमें मिल जाती है गंगा नदी में। तीसरी नदी है जो दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है ये अंतः स्थलीय अपवहन का भी उदाहरण है। दूसरी नदी है शारदा या काली नदी। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो घाघरा नदी बनती है, जो छपरा के पास में आकर बिहार में किसमें मिल जाती है, गंगा रिवर में मिल जाती है। देखिएगा, यदि पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जल आयतन के आधार पर घाघरा नदी है। और यही क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे लंबी और समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम यमुना नदी है। अब देखिएगा, उसके पश्चात गंडक नदी आकर सोनपुर बिहार के पास में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके पश्चात गोसाई थान से एक रिवर जो है 7 धाराओं के रूप में निकलती है, जिनमें से 3 धाराएं जो हैं ये भारत में प्रवेश करती हैं। और जो मुख्य धारा है, ध्यान रखिएगा, ये 3 धाराएं जो हैं इनमें से सबसे मुख्य धारा का नाम था अरुण, जो मुख्य धारा थी। और ये 7 धाराओं में से 3 धाराएं जो प्रवेश करती हैं तो कोसी नदी के नाम से जानी जाती हैं। इस कोसी नदी को उत्तरी बिहार का शोक या बिहार का शोक कहा जाता है। उसके पश्चात इसके बाएं तट से मिलने वाली या गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गोदावरी घाटी के पास आकर मिलती है, इस नदी का नाम है महानंदा नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बाएं तट से बात की, अब दाएं तट से बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है इससे भी कुछ नदियां जो है आकर इसमें मिक्स होती हैं, मिलती हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन सी नदियां हैं जो बाएं तट से आकर मिलती हैं, दाएं तट से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। परंतु मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी सोन नदी है जो डायरेक्ट गंगा में प्रवाहित होती है। उनके अलावा मध्य प्रदेश से निकलने वाली बाकी नदियां जो हैं ये यमुना नदी में मिलने के बाद में गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। तो पहले हम यमुना नदी को देखते हैं। देखिएगा, मैंने 3 ग्लेशियर बनाए थे, जिनमें से 2 ग्लेशियर पर हमने नदियां प्रवाहित की थी, परंतु सबसे पहला ग्लेशियर जो था जिसे हम यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो जगह का नाम है बंदरपूछ। तो इस बंदरपूछ से एक नदी का उद्गम होता है और ये रिवर गंगा नदी के समानांतर निकलती है और समानांतर निकलने के बाद में यह प्रयागराज नामक स्थान पर, जिसका प्राचीन नाम आप जानते हैं इलाहाबाद है, जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। तो प्रयागराज अर्थात प्रयागों का राजा, इस प्रयागराज प्राचीन नाम इलाहाबाद पर यमुना नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी से आने वाला क्वेश्चन यही है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी या समानांतर होने वाली प्रवाहित नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और यदि सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो घाघरा नदी है। अब देखिए, ये यमुना नदी में खाली यमुना नदी का जल नहीं रहता, बहुत सारी मध्य प्रदेश से आकर नदियां इनमें मिलती हैं और इन नदियों का जल लेकर भी ये जाकर गंगा नदी में मिलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मध्य प्रदेश में हमारा क्षेत्र है इंदौर। इंदौर में जगह है, पहाड़ी का नाम है जानापाव हिल या जानापाव पहाड़ी। इस जानापाव पहाड़ी में पॉइंट है जिसका नाम है बांगचू बिंदु। इस बांगचू बिंदु से एक रिवर प्रवाहित होती है। पहले ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, फिर ये राजस्थान में आती है और राजस्थान में और मध्य प्रदेश से यहाँ पर बॉर्डर से निकलती हुई यह नदी जाकर इटावा में मिल जाती है। यूपी में जगह है आपकी इटावा, इस इटावा के पास में जाकर मिल जाती है। इस नदी को हम बेतवा नदी के नाम से जानते हैं। सॉरी, बेतवा नदी नहीं, ये चंबल नदी है।
इंदौर की जानापा पहाड़ी के बांगचू बिंदु से एक नदी का उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश राजस्थान की भौगोलिक सीमा बनाती हुई इटावा के पास में जाकर उत्तर प्रदेश में मिलती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। भारत में बहुत अधिक जो है घड़ियाल जो होते हैं वो इस नदी में पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये नदी जो है मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है, सॉइल इरोजन करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। तो ये नदी जो है ये इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये यमुना की सहायक नदी हुई है। और फिर बाद में इसमें और भी नदियां मिलती हैं, जैसे एक रिवर है जो आपकी हमीरपुर नामक स्थान पर आकर मिलती है, जिसका नाम है बेतवा नदी। यह बेतवा नदी का जो उद्गम है ये रायसेन के कुमरा गांव से होता है। ये रायसेन के कुमरा गांव से ये नदी निकलती है और यह नदी भी जाकर हमीरपुर में हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा एक नदी है जो अमरकंटक नामक स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है अनूपपुर जिले में, शहडोल संभाग के अंतर्गत अनूपपुर जिले में आपका अमरकंटक क्षेत्र है, जिसकी पुष्प राजगढ़ तहसील में जो अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम अलग अलग दिशाओं में होता है। इसे हम अरीय प्रवाह यानी एरियल प्रवाह के नाम से जानते हैं। इनमें से एक नदी है जिस नदी का नाम है सोन नदी, स्वर्ण नदी भी बोला जाता है। ये नदी उत्तर की ओर जाती है और उत्तर की ओर जाने के बाद में यह नदी पटना के पास जाकर बिहार में यह नदी मिल जाती है हमारी गंगा नदी में। तो ये मध्य प्रदेश की एकमात्र रिवर है जो सीधे अपना जल गंगा में प्रवाहित करती है। इनके अलावा दूसरी नदियां आप देख रहे हो यमुना नदी में अपना जल प्रवाहित कर रही हैं और उसके पश्चात यह गंगा नदी में आकर मिक्स हो जाती हैं, प्रवाहित होती हैं। इस सोन नदी को हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं और दूसरा नाम इसका सुभागदी है। कहते हैं कि ये जो नदी है इसमें स्वर्ण पाया जाता है। यह नदी की जो रेत है ये स्वर्ण के समान चमकती है, इसलिए इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी की बात करेंगे तो बेतवा नदी को बैत्रवती के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी जो है ये इटावा के पास यूपी में अपना जल विसर्जित करती है। इस चंबल नदी को चरमावती नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो यमुना से आकर गंगा में जल प्रवाहित कर रही हैं और सोन नदी डायरेक्ट प्रवाहित हो रही है। यहां तक आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब ये पश्चिम बंगाल में जाकर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके आगे, पश्चिम बंगाल में जाकर ये नदी 2 धाराओं में आकर वितरित हो जाती है। यहां पर जगह का नाम है आपका फरक्का। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है अलग अलग, इसीलिए फरक्का नामक स्थान पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। देखिए बैराज जो होता है यह डैम का छोटा रूप होता है जिसका काम होता है कि नदियों को भागों में 2 धाराओं में बांटना। आपने देखा होगा नहरें निकाली जाती हैं तो डैम के बाद जो नहरें निकाली जाती हैं तो एक बैराज का निर्माण किया जाता है, बांध का छोटा रूप है। तो फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में इस स्थान से गंगा नदी को 2 धाराओं में अलग अलग बांटा गया है। पहली धारा, एक धारा तो निकल जाती है, यह हमारा बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, तो ये बांग्लादेश निकल जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी धारा जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आती है, इस नदी को हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल हमारा कोलकाता शहर जो है इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यह धारा गंगा सागर नामक स्थान से होकर यह भी बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर एक बैराज का निर्माण किया गया है जिसे हम फरक्का बैराज कहते हैं। फरक्का बैराज से गंगा की मुख्य धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक मुख्य धारा जिसे हम भागीरथी भी बोल सकते हैं, ये निकल जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो नदी की धारा है गंगा नदी की जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। इसी हुगली नदी में एक नदी आकर और मिलती है जिसको हम बोलते हैं दामोदर रिवर।
यह दामोदर नदी जो है ये छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ये नदी ये हुगली में आकर आती है और गंगा सागर नामक स्थान है, आपने नाम सुना होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थान है। यहाँ से यह बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। और दामोदर नदी जो है ये हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गंगा नदी में बाएं तट से आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा नदी में दाएं तट से आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, और ये कंप्लीट रूप से गंगा नदी तंत्र कहलाता है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी जल है वो गंगा नदी में मिक्स किया जाता है। तो ये कंप्लीट पूरा जो आपका तंत्र है ये गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी की हम लंबाई की बात करेंगे तो सबसे पहले आप राज्यों को देखें तो आपने देखा उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड के पश्चात यह नदी जो है आपने देखा उत्तराखंड के पश्चात इसने प्रवेश किया यूपी में, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के पश्चात आपने देखा ये झारखंड की सीमा क्षेत्र। और यदि बात करेंगे तो यहां पर साहेबगंज है आपका, से यहां झारखंड से आगे प्रवाहित होती है तो आती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में आने के पश्चात ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो राज्य आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब यदि राज्यों की बात करें तो कुल कितने राज्यों में प्रवाहित हो रही है, 5 राज्यों में। परंतु ये नदी प्रवाह की बात नहीं कर रहे हैं, यदि इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इनसे लगे हुए भी बहुत सारे राज्य होते हैं। तो यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो 15 राज्य जो है, इन 15 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र है। देखिए यदि आपको ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अपवाह तंत्र की बात करें तो 15 राज्यों को ये अपना जल देती है, और प्रवाह की बात करें तो 5 राज्यों में यह प्रवाहित होती है। अब इसकी यदि हम लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा मैंने आपको इसके स्पेशल पॉइंट आपको बताए कि वर्ष 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। देखिए राष्ट्रीय नदी इसलिए दर्जा दिया गया कि 2525 किलोमीटर में आप देख रहे हैं ये 15 राज्यों को जल दे रही है अपना, तो कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है, जिससे क्योंकि आपको पता है कि पानी यदि होता है क्षेत्रों में यदि पहुंचता है तो हमारी कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ती है, कृषि में बहुत सारी फसलें होती हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है यह मजबूत होती है। इस कारण से इसे हम राष्ट्रीय नदी का हमें इसको दर्जा दिया गया है। साथ ही इस नदी को जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया है। हमारा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार से गंगा नदी का महत्व है। इसको सेल्फ प्यूरिफायर रिवर यानी स्वतः शुद्ध होने वाली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाए जाते हैं जो गंदगी, जितने भी विषाणु होते, वायरस होते, जितने और भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खाकर यह खत्म कर देते हैं। और इस गंगा नदी में डॉल्फिन पाए जाते हैं, आपको पता होगा। और इन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला एक केंद्र बनाया गया है जहां पर इन डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा था। बीच में इन डॉल्फिन की संख्या कम होती जा रही थी। रीजन ये था कि गंगा नदी में सारी जितना भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से सारा जितना भी पॉइजनस है, जितना भी केमिकल है, इस नदी में नालों के माध्यम से मिलाया जा रहा था। तो धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियोफेज थे ये खुद ही खत्म होना चालू हो गए थे। इसके कारण इनमें डॉल्फिन की संख्या जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। और इस गंगा नदी के जल में DO अर्थात डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका पानी जो है ये खराब नहीं होता। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं कि ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी तंत्र जो है, ये गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं इनके आपस में मिलने से एक तंत्र का निर्माण होता है। इसे ही हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं। यदि हम शहर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो ये आज हमने चर्चा की है गंगा नदी तंत्र पे। आशा करता हूं कि आपको सारे पॉइंट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दीपिका क्लासेस के इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं और भी टॉपिक्स जो इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो बना सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।